जय हिंद दोस्तों। एसएससी जेएसटी एंड एसएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी 20 अगस्त को हमने यूपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की परीक्षा के लिए तैयारी की है। अब हम लोग एसएससी जेएसटी और एसएसटी की तैयारी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें फॉर्म कैसे भरना है वो जान लेंगे और एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्म जो है फिलअप कब से किया जाएगा। तो ये फॉर्म 22 अगस्त से फिलअप किया जाएगा, 22 अगस्त 2023। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये हो गया हमारा 22/8/2023 से 12/9/2023, यानी कि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म रिसिप्ट की वो है 12 सितंबर 2023, 23 बजे तक ही, यानी कि हम लोग 12 तारीख तक ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब फ़ी पेमेंट की आखिरी तारीख होगी 12 सितंबर। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो हम उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 13 तारीख और 14 तारीख, यानी कि 13 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक हम लोग उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम फॉर्म भरें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही बार में फॉर्म सही सही भरा जाए। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होने वाला होगा वो अक्टूबर में हो सकता है, यानी कि अक्टूबर के किसी भी डेट में वो एग्ज़ाम हो मतलब ले लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड an open competitive computer based examination for direct recruitment to the post of group B non gazetted post junior Hindi translator, junior translation officer, junior translator, senior Hindi translator and senior translator for various ministries, departments, organizations of the government of India, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर मतलब एक ही पोस्ट है लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। कई डिपार्टमेंट में इसको जेटीओ बोला जाता है, कई डिपार्टमेंट में इसको जूनियर ट्रांसलेटर ही बोला जाता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बोला जाता है। तो ये ग्रेड पे सभी का एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोड दिया गया है, कोड ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, यानी कि CSOLS में ये सेम ग्रेड पे का है। AFHQ में भी सेम ग्रेड पे का है और अदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो भी सेम ग्रेड पे का ही होगा ये पोस्ट। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि SHT या फिर सीनियर ट्रांसलेटर या फिर सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो भी बोलेंगे हम लोग, उसमें लेवल 7 है, यानी कि ग्रेड पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 46 का ग्रेड पे आएगा, 4600 यानी कि 4600 का ग्रेड पे आएगा। चलिए अब हम लोग इस टेबल के माध्यम से देख लेंगे कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो इतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग टोटल वैकेंसी देख लेंगे कि टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 307 टोटल वैकेंसी है। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये पूरा डिटेल एसएससी के द्वारा दिया गया है, आप लोग चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे जो भी संबंधित रहे वो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एज लिमिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। तो ये एज लिमिट जो है कब से काउंट किया जाएगा, यानी कि इसका क्रूशियल डेट क्या होगा। तो इसका क्रूशियल डेट है यहाँ पे 1 अगस्त 2023, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है। तो SC एंड ST कैटेगरी के जो भी होंगे उन्हें 5 साल के लिए रिलैक्स किया जाएगा। OBC के लिए 3 साल, PW जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे उनको 10 साल के लिए रिलैक्स किया जाएगा, यानी कि उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर 30 साल मैक्सिमम एज है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उन्हें 10 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PWD OBC के लिए 13 साल का छूट दिया जाएगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी SC ST के अगर वो होते हैं तो वो 15 साल अवेल करेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल छूट दिया जाएगा जब से वो अपने कार्य को छोड़ते हैं, यानी कि जब वो रिटायर होते हैं तब से 3 साल उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, बाकियों का भी अगर आपसे रिलेटेड है तो आप एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age, and no subsequent request for change will be considered or granted, and mismatch of date of birth will be a ground for rejection of candidature। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका माध्यमिक का या फिर हम लोग बोल सकते हैं 10th के लेवल का जो भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या फिर सर्टिफिकेट हो, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन किया गया है उसी को एसएससी द्वारा फाइनल मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग एक बार क्राइटेरिया मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन must submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format. When such certificates are sought by concerned identing organizations offices at the time of document verification or at any stage by the concerned authority. Otherwise, their claim for SC, ST, OBC, EWS, PW, BD, ESM will not be entertained and their candidature will be cancelled। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन से जब भी SC, ST, OBC या फिर अदर सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं तो उस समय हमें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होंगे। अगर हम फेल होते हैं, अगर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं ये सर्टिफिकेट्स, तो हमें अपने कैंडिडेचर से हाथ धोना पड़ेगा। The formats of the certificates are annexed with the notice of this examination। ये जो नोटिस हमारा है ये पूरा, इसमें एक अनेक्चर भी दिया गया है कि वो फॉर्मेट कौन सा होगा सर्टिफिकेट का।
the certificate of disability issued under the person with disability, equal opportunities, protection of rights and full protection participation Act 1995 1 to 1996 will also be valid. Certificates in any other format or incomplete certificate are liable to be rejected. अगर हम जो फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है उस फॉर्मेट के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारा जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है. Candidates are cautioned that they must ensure that they belong to the category as filled up in the application form and are able to prove the same by furnishing the requisite certificate issued by the competent authority when such certificate are sought by concerned user organizations offices at the time of document verification or at any stage by the concerned authority, failing which the candidature of the candidate will be cancelled. यानी कि जब भी हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे अगर वो फॉर्म भरे हुए जो भी डिटेल है उससे अगर मैच नहीं होते हैं तो भी हमारा कैंडिडेचर फेल हो जाएगा. यानी कि जो फॉर्म में हम लोग भरते हैं वैसा ही हमें सर्टिफिकेट रेडी रखना है. या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर एससी का सर्टिफिकेट है तो हम लोग फॉर्म में भी एससी का भरेंगे, ओबीसी का है तो भी हम लोग फॉर्म ओबीसी का भरेंगे. हमें मिसमैच नहीं करना है. जो हमारे पास सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार हम लोग उसमें कास्ट या फिर कैटेगरी भरेंगे. अगर हमने कुछ और भर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर वो प्रोवाइड नहीं करा पाए हम तो हमारा कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा द कैंडिडेट्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में क्या क्या दिया गया है. अब देखिए, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट on the basis of reservation to EWS must ensure that he possesses the income and asset certificate valid for the financial year 2023-24 issued on the basis of income for the financial year 2022 and 23. यानी कि 2022-23 के इनकम के आधार पर वो 2023-24 में इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उसी के आधार पर वो EWS के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं उसके अनुसार वो फॉर्म में भी फिलअप करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल अंटिल द वेरिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स documents relating to the educational qualification, caste, category, etc. is verified and found satisfactory by the appointing authority. Candidates are cautioned that they will be debarred from the examinations conducted by the Commission in case they fraudulently claim the status of SC, ST, OBC and etc. dash 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 आप लोग ये वाला देख लीजिएगा. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट कि आप लोग ये नोट करके चले कि आप लोगों का जो भी कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है, वो परमानेंट या फिर कंफर्म नहीं है, वो प्रोविजनल है. और अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कोई भी दिक्कत आती है आपके डॉक्यूमेंट में तो वो आपको डिबार कर सकता है, यानी कि हटा सकता है, उस पद से वो हटा सकता है. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी के सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी हो. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जरा 5.6 में क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC, ST, OBC, EWS, PWBD, ESM status or any other benefits with fee concession, reservation, age relaxation, etc. were not specified otherwise will be the
क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये सब स्टेटस आपका होना चाहिए। अगर आप एससी हैं तो आपके पास एससी का सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट तक बन जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले फॉर्म भर दिया, उस समय मेरा जो था एससी का सर्टिफिकेट नहीं था और मैं जनरल में आ रहा था तो मैंने उस समय एससी में भर दिया। ये नहीं होना चाहिए। हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, मैं पहले एससी या फिर एसटी या फिर जो भी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लूँ क्लोजिंग डेट के पहले तक। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट he possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date, यानी कि क्लोजिंग डेट जो है इस फॉर्म को भरने का, इस समय तक वो ओबीसी की कैटेगरी में आना चाहिए और क्रीमी लेयर ये वाला जो कंडीशन है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी वो उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे उस कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 12/9/2023, यानी कि 12 तारीख तक हमारे पास ये सारे क्वालिफिकेशन यानी कि इस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो हमें प्राप्त कर लेने होंगे। अगर सर्टिफिकेट हमारा नहीं आया तो भी हमारे पास सर्टिफिकेट 12 तारीख तक आ जाना चाहिए, तब मैं या फिर तब हम लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो सबसे पहला क्या है कि मास्टर्स डिग्री होना है, वो या तो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन अब हम लोग देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 12 सितंबर 2023 के अनुसार। सबसे पहले मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश होना चाहिए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर मीडियम होना चाहिए इंग्लिश। वो मीडियम कौन से लेवल पे, डिग्री लेवल पे, यानी कि एमए मैं हिंदी से कर लूँ, ठीक है, और जो डिग्री लेवल पे हो वो क्राइटेरिया क्या हो, मेरा इंग्लिश का फुलफिल करता हो। यानी कि मास्टर डिग्री मेरी हिंदी से हो और डिग्री लेवल पे या तो मेरे कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश हो या फिर एग्जाम का माध्यम इंग्लिश हो। दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। सेम जो अभी हमने पहले पढ़ा उसमें क्या था, इसके बदले यहाँ पे हिंदी था, अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। यानी कि हम मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो अगर हमारे पास मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश में तो हम लोग इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि ग्रेजुएशन लेवल पे मेरा हिंदी हो, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव या फिर एग्जाम का माध्यम। ठीक है, अगला मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि मास्टर डिग्री में हमने हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ा हो, उससे अलग ही हमने मास्टर डिग्री किया हो, लेकिन क्या हो विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ ए एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। यानी कि हिंदी मीडियम होना चाहिए डिग्री लेवल पे और कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश पे। अब हम लोग देखते हैं मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम, यानी कि मीडियम हमारा इंग्लिश हो विथ हिंदी कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो।
ठीक है। उसके बाद अगला है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि हो सकता है कि मैंने इंग्लिश को लिया है, कंपलसरी मेरा सब्जेक्ट रहा इंग्लिश और मेरा जो मीडियम रहा वो हिंदी रहा तो भी चल जाएगा, या फिर हिंदी मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट रहा और मीडियम जो रहा इंग्लिश रहा तो भी चल जाएगा। उसके साथ साथ क्या चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यानी कि या तो हमारे पास पीजीडीटी हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोस्ट कोड डी के लिए। पोस्ट कोड डी के लिए भी सारा कुछ ये वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था ये सारा कुछ सेम है। उसके बाद ये भी सेम है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर्स। ये हमारा जो एड्रेस दिया गया है इसी पे हम लोग जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या नोट करना है हमें कि जो हमें फ़ोटो अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और वो साइज़ क्या होनी चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए और उसका विथ और हाइट कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये हमें ध्यान रखना है कि फ़ोटो हमारा क्या हो, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। दूसरा क्या कि हम विदाउट कैप हो और स्पेक्टिकल्स हम ना लगाए हों। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमें क्या ध्यान रखना है कि बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज़ अपलोडेड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यानी कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हमें फ़ोटो अपलोड करना है। अगला क्या है कि जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2023 है, 23 बजे तक। यानी कि हमें 12 सितंबर तक ये फॉर्म एनी हाउ भर लेना है, हमें देर नहीं करना है ताकि वो हैवी लोड के चक्कर में हमारा अटक न जाए। ठीक है, तो हमें जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना है। अगला क्या है कि जो भी मोड होंगे वो ऑनलाइन मोड होंगे और उसके बाद क्या होगा कि अगर एक बार हमने पेमेंट कर दिया है तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या फिर इनकम्प्लीट बताएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट हम लोग करेंगे भीम यूपीआई नेट बैंकिंग ये सब हम लोग यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। उसके बाद ये जो है क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि जो विंडो होगा करेक्शन का वो 13 तारीख को खुलेगा और 14 तारीख को बंद हो जाएगा 23 बजे के बाद। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि फॉर्म हम लोग एकदम करेक्ट भरें, कोई भी गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो हमें 13 तारीख को जो विंडो मिलेगा करेक्शन करने के लिए उस विंडो में हम जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे जो हमें आगे पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये हमारे लिए खुलेगा जब हमें करेक्शन करना होगा। ये 13 और 14 तारीख को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन के लिए फ़ी कितना है, अगर हम लोग पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये, लेकिन उसके बावजूद मेरे से गलती हो जाती है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 500 रुपये। यानी कि एक बार हम लोग करेक्शन करेंगे फर्स्ट टाइम तो 200 रुपये हमें देने पड़ेंगे और दोबारा करेंगे हमें देने पड़ेंगे 500 रुपये। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे।
और करेक्शन भी जो है हम लोग करेंगे तो पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि कोई भी चार्जेस हमें रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे अगर हमने करेक्शन चार्ज दे दिया है तो। ठीक है, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो भी हो हम लोग ठीक ठीक फॉर्म भरें। अगला क्या है कि अगर हम लोग करेक्शन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वो कैंसिल ही मान के चलेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग ना तो फैक्स, ना तो पोस्ट, ना तो बाय हैंड जाकर उसको दे पाएंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, आप देख लीजिएगा आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा होगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म में उस सेंटर को भरिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, पेपर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, हिंदी के 100 मार्क्स और अंग्रेजी के 100 मार्क्स होंगे, और जो ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2 घंटे का होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसमें ऐसे होगा, और ये 200 मार्क्स के होंगे, और ये 2 घंटे इसमें भी दिया जाएगा। तो पेपर 1 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के हिंदी, 100 नंबर के इंग्लिश। पेपर 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मल्टीपल चॉइस हमें दिया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग सही सही पढ़ के जाएं। दूसरा क्या है कि अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 हमारा नेगेटिव जाएगा। और हमें किसी भी क्वेश्चन को अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि एसएससी के आंसर की में मिस्टेक है और हमारा आंसर सही है, तो एक क्वेश्चन अगर हम लोग क्लेम करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए हमें फिर देने पड़ेंगे 100 रुपये। ठीक है, तो वो भी ऑनलाइन हम लोग चैलेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी डेट रहेंगे वो टेंटेटिव रहेंगे। जैसे कि इसमें एग्ज़ामिनेशन का जो डेट दिया गया है वो अक्टूबर का दिया गया है, तो हम लोग देख लेंगे कि अक्टूबर में जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। हो सकता है वो डेट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर री एवेल्यूशन री चेकिंग। अगर हम लोग आंसर सीट एक बार कर देते हैं तो फिर री एवेल्यूशन का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। इन पेपर 2 कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर वगैरह जो है, इसमें सब कुछ सही सही हमें भरना है। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी सही सही होना है। अगर हम लोग किसी भी तरह से इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो हमें 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें एकदम सही सही भरना है। इंडिकेटिव सिलेबस क्या है इसके, तो द क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द candidates understanding of the languages and literature, correct use of words, phrases and idioms, and ability to write the languages correctly, precisely and effectively. The questions will be of degree level, यानी कि डिग्री लेवल के ये क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पेपर 2 क्या है कि इसमें 50 नंबर का एक ऐसे आएगा हिंदी में और एक ऐसे आएगा इंग्लिश में, और ट्रांसलेशन एक हिंदी का आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, और एक इंग्लिश टू हिंदी आएगा। वो हमें देख लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर हम लोग कर लेंगे। और प्रिपेयर करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। एडमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और हमारा एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आईडी प्रूफ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी करेक्ट हमारा आईडी प्रूफ होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो हम लोग लेके जाएंगे और वो वहाँ पे शो करेंगे एडमिट के साथ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईडी प्रूफ आईडी फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, जैसे आधार कार्ड में होता है। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं होता है तो कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ हो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हम लोग सेकंड पेपर निकालने के बाद देखेंगे, इसमें अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड आप लोगों को कंपलसरी रखना है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है
यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ लिखा गया है, आप लोग एक बार चेक करके पढ़ लीजिएगा सही सही। उसके बाद इसमें स्क्रीनशॉट भी है कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दिया गया है। अब जो पार्ट 2 हम लोग करते हैं उसमें हम लोग ध्यान देंगे एक बात का कि एप्लीकेशन विद ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, कि सिग्नेचर अगर होगा हमारा ब्लड तो वो रिजेक्ट हो सकता है। और सिग्नेचर का साइज क्या होगा, 10 से 20 KB का होगा वो, और 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर विथ और हाइट होनी चाहिए। ये देखिए ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो हमें ऐसे ही रखना है, कोई भी तरह का ब्लर हम लोगों को यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। फ़ोटो हम लोग एग्जैक्ट ऐसे रखेंगे, इस टाइप का या फिर इस टाइप का या फिर इस टाइप का फ़ोटो हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो वो फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें फ़ोटो अपलोड करने पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको एसएससी जेएसटी और एसएसटी की तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर फॉर्म भरने में अगर कोई भी तरह की आपको असुविधा होती है तो टेलीग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप विज़िट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।